तुझे हो नसीब गदा करी, तेरा दस्ते नाज सरास हो। यही बद्दुआ है कि फितना घर, तेरा हुस्न सेहरा लिबास हो। रहे मर्ज से गम में तू मुब्तला, ना दवा मिले ना दुआ मिले। तुझे हो कज़ा की जो आरज़ू, तेरी उम्र और दराज हो। आरजे ने हर उस जगह पर जाना छोड़ दिया था जहाँ कभी हानम गई थी। वो उसे नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी से सुकून नाम की चीज़ कहीं गायब हो गई थी। वो रात को सो नहीं पाता था। सिसकियों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे दिन में नींद नहीं आती थी। उसे नींद की गोलियां खाकर दिन में सोना शुरू कर दिया था। वो रात को जैसे ही आंखें बंद करता था, वो आवाज़ उसकी समात में हथौड़ों की तरह लगना शुरू हो जाती थी। वो सारी रात लाउंज में बैठा रहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। वो मुल्तान चला गया था और फिर वापस भी आ गया था। वो सिसकियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थीं। मिकी के बिना दोस्तों की महफिल में उसका दिल नहीं लगता था। रफ्ता रफ्ता वो अपनी सोशल ज़िंदगी से कटने लगा था। ये वक्त का बहुत बड़ा इंतकाम था। वो माही और एला के साथ गाड़ी में बैठी थी। जब से वो पेरिस आई थी, आज पहली बार घर से बाहर निकली थी। माही की धमकी काम कर गई थी। अब उसे लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग रही थी। हानम के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। एला कुछ कहने के लिए पीछे की तरफ मुड़ी थी और फिर एकदम चौंक गई थी। हानम गाड़ी के शीशे के पास बैठी थी। आधे खुले शीशे से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो हानम के चेहरे को छू रही थी। हे, ये क्या है? एला ने फटी फटी आंखों से हानम की तरफ देखते हुए पूछा था। सूरज की शुआओं में हानम के चेहरे पर कुछ चमका था। क्या? हानम के चेहरे पर उलझन फैली थी। तुम्हारी चिन पर कुछ शाइन किया था। वो पैदाइशी निशान है, यानी बर्थमार्क। जब मैं पैदा हुई थी ये तब से ऐसे ही है, आनम ने बताया था। ये एक मोती के साइज का सफ़ेद रंग का धब्बा था, जैसे स्याह रंग का तिल होता है, लेकिन ये सफ़ेद था। और जब कभी सूरज की रोशनी उस पर बराह रास्त पड़ती थी, तो यहाँ से एक चमक पैदा होती थी। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। एला अब दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसे ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा बर्थमार्क देखा था। उसे उनने हानम सबसे अलग लगी थी। उदासियों की शहज़ादी, जो शायद रास्ता भटक कर पेरिस आ गई थी। वो तीनों शाम को वापस लौटी थीं। माही ने उन्हें खाना बाहर ही खिलाया था। वो हानम को रोशनी से मुतारिफ करवाना चाहती थी, जिन्हें वो भूल गई थी। हर तरफ रौनक थी, जो शायद उसे मुतासिर करना चाहती थी, लेकिन खामोशी उसकी रूह में उतर गई थी। जब उदासियाँ रूह में उतर जाएं, तो रौनकें मुतासिर नहीं करती। अलबत्ता बाहर की ताज़ा हवा ने उसे ज़हनी तौर पर सुकून पहुंचाया था। वो सीधा अपने कमरे में गई थी। कपड़े बदलने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हुई थी। ये वो हानम तो नहीं थी जो कुछ माह पहले हसीन तरीन होती जा रही थी। ये तो घुटन सता दीमक का खाया हुआ मुजस्मा लगती थी। वो पलटने लगी थी जब वो आईने में उभरा था। उस पर खहका लगा था, उसका मजाक उड़ा था, उसके लंबे बालों और उसकी नेकनामी पर जुमले कसा। आनम के चेहरे का रंग उड़ा था। आंसू उसकी आंखों में फैलने लगे थे और फिर वो पागलों की तरह कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। आरजे के कह के उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। बिलाखिर उसे एक दराज से अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। वो कैंची को हाथ में पकड़े आईने के सामने खड़ी थी। उसे अपने अंदर से हर वो चीज़ ख़त्म करनी थी जो उसके मजाक का सबब बननी थी। कैंची वाला हाथ बढ़ाकर उससे अपने लंबे बालों को बेदर्दी से काट डाला था। उससे अपने नेक होने का एक निशान मिटा डाला था। अब उसे रफ्ता रफ्ता उम्मे हानम को ख़त्म करना था। क्या हो गया है आरजे, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? शाम ने आरजे को फ़ोन किया था, जो कब से बज रहा था, लेकिन वो उठाने की ज़हमत नहीं कर रहा था। और जब उठाया तो आवाज़ वाज़िया नागवारी थी। नहीं तो, ऐसी बात नहीं है। शाम के बाद से आरजे को अपनी नागवारी का एहसास हुआ था। वो थक चुका था। सिर्फ कुछ ही महीनों में अभी तो उससे बहुत लंबा सफ़र तय करना था। आरजे ने अपने वजूद को ढीला छोड़ते हुए गाड़ी की सीट से पुश टिका दी। उसकी आंखें बंद थीं। क्या बात है आरजे, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ अजीब सा रवैया रखे हुए हो। कोई परेशानी है क्या? शाम के लहजे में फ़िक्र और परेशानी वाज़िया थी। सब ठीक है। आरजे ने जाने खुद को तसल्ली दी थी या हशाम को, वो ये खुद भी नहीं जानता था। मैं कुछ दिनों तक पाकिस्तान आ रहा हूँ। सच, जल्दी पे आओ फिर। आरजे को उसके आने की दिली खुशी हुई थी। एक वो शख्स था जो उससे बिना मतलब के बेलौस मोहब्बत करता था, और आरजे को मोहब्बत की ही ज़रूरत थी। रमज़ान गुजर चुका था। दोनों ईदें भी गुजर चुकी थीं। वक्त गुजरता जा रहा था। वो बदल भी गई थी, लेकिन नहीं बदला था तो सिर्फ उसका अंदर नहीं बदला था, जिसमें दुख के गहरे साए अपने पंजे खाड़े बैठे थे। सितंबर का महीना शुरू हो चुका था। पेरिस में ठंड पड़ना शुरू हुई थी। वो लाउंज में टीवी के सामने बैठी थी।
हाथ में मैगज़ीन था, टीवी चल रहा था। अलबत्ता उसका दिमाग ना तो मैगज़ीन पढ़ने में था, ना ही टीवी पर चलते प्रोग्राम देखने में। खुले बाल कमर पर बिखेरे थे, जिन्हें वो वक्फे-वक्फे से कटवा लेती थी। कहाँ बालों की आबशार थी और कहाँ बाल मुश्किल से आधी कमर तक आते थे। स्याह रंग की जीन्स पर घुटनों तक आती शर्ट पहन रखी थी, दुपट्टा गले में लटका हुआ था। वो उम्मे हानम तो कहीं से भी नहीं लग रही थी, वो तो कोई और थी जो बदल गई थी। उसकी नमाज़ों में कमी नहीं आई थी, अलबत्ता दुआ के लिए कभी हाथ नहीं उठे थे। वो खुद नहीं जानती थी कि वो किससे नाराज़ थी, खुद से, वक़्त से, सबसे या फिर अल्लाह से। उसकी आँखों में पहली नमी कभी कम नहीं हुई थी। वो एला की बातों पर हँसती थी, लेकिन उसकी मुस्कान झूठी थी। कभी-कभी कहके लगाते उसके लब अचानक साकित हो जाते थे। हँसते-हँसते रोने लगती थी, लेकिन ना तो वो आरजे के आसेब से पीछा छुड़ा पाई थी और ना उसकी बातों से। रातों को उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंजती रहती थीं। हशाम उसके सामने बैठा फटी-फटी निगाहों से उसे देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था, ये वही आरजे उसका अपना भाई। मुझे यकीन नहीं होता आरजे, तुम इतना भी गिर सकते हो। तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की गई थी। हशाम के लहजे में अफसोस था और उससे भी ज़्यादा हानम के लिए दुख था। वो पाकिस्तान आया था, उसे मिकी और हानम के बारे में पूछने पर आरजे ने गुस्से में सब बता दिया था। तुम्हें अब भी लगता है कि मेरी गलती है? आरजे को उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था वो भी हानम को बुरा भला कहेगा। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है आरजे, गुनाह। हशाम दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था। और उस गुनाह का सबूत ये है जो तुम सो नहीं पाते हो। जो बेसुकूनी तुम्हारे अंदर फैल गई है ना, ये सब उस गुनाह की वजह से हुआ है। मुंह बंद रखो शामू, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि गुनाह तो उस हानम ने किया था। पारसा बनती थी जबकि थी वो। खामोश हो जाओ आरजे, प्लीज खामोश। हशाम के अंदर मजीद उम्मे हानम के बारे में गलत सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसका दिमाग जम चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। क्या कर दिया था आरजे ने और कहाँ चली गई थी वो? सवाल उसके दिमाग पर हथौड़ों की तरह लग रहे थे। तुम एक निहायत कमजोर मर्द हो आरजे। तुम एक लड़की से डर गए। हशाम की बात पर आरजे ने चौंक कर उसे देखा था। उसकी तेवरी चढ़ी हुई थी। तुम डर गए थे ना। कोई इंसान, वो भी लड़की, पहली बार तुम्हारे मुकाबले पर आया था। पहली बार किसी ने आरजे के अलावा किसी को सराहा था। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने उसे इस तरह से यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हशाम की बात सुनकर आरजे का दिमाग फट से उड़ गया था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो सरासर इल्ज़ाम लगाया था हशाम ने उस पर। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक लड़की से क्यों जेलस हूँगा? वो एहतजाजन चिल्लाया था। अगर ऐसी बात नहीं है तो पूछो अपने दिल से, फिर किस गुनाह की सजा दी तुमने उसे? उसकी कम उम्री की गलती को तुमने उसके लिए अजाब बना दिया। और आरजे मज़ीद नहीं सुन सकता था। वो गुस्से से उठा था और घर से बाहर निकल गया था, जबकि पीछे हशाम का दिल कुरला रहा था। गर्मियों की छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी दोबारा खुली थी। डिपार्टमेंट में नए स्टूडेंट्स आ रहे थे, क्योंकि नए दाखिले हुए थे। आरजे खुद कभी कभी डिपार्टमेंट जाता था। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही वो वापसी के लिए बढ़ा था, किसी ने पुकारा। हेलो आरजे। आवाज़ पर उसे पलट कर देखा। सामने उसका क्लास फेलो मुर्तज़ा खड़ा था। उसके हाथ में एक गिफ्ट बैग था। क्या तुम्हें पता है मेहरू की माइग्रेशन कहाँ हुई है? वो मोटे चश्मों की ऐनक नाक पर जमाए पूछ रहा था। नहीं। आरजे ने सर से लहजे में जवाब दिया था। ओह, तुम्हें भी नहीं पता? मुर्तज़ा का मुंह बन गया था। मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा। मुझे उम्मीद थी कि जहाँ मेहरू गई है वहीं हानम ने भी माइग्रेशन करवाई होगी। आज उम्मे हानम का बर्थडे है, 9 सितंबर। ये उसके लिए गिफ्ट था। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी और है भी। मुर्तज़ा अपनी धुन में बोल रहा था। उम्मे हानम का बर्थडे? आरजे जेरे लब बड़बड़ाया था। मुझे याद आया, मेहरू का कज़न तुम्हारा दोस्त है ना, तो ये गिफ्ट तुम उसे दे देना। वो मेहरू को दे देगा और मेहरू हानम को। मुझे दिली खुशी होगी। उससे वो गिफ्ट आरजे की तरफ बढ़ाया था, जिसे उससे बिना कुछ सोचे समझे थाम लिया था। वो वहीं रुककर उसे खोलने लगा था। हाँ, तुम खोल सकते हो। ये तुम्हारे मुतल्लिक है। मुर्तज़ा की बात पर आरजे को हैरत हुई थी। उससे गिफ्ट के ऊपर से खूबसूरत पैकिंग को उतारा था। पैकिंग के अंदर एक खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम था। आरजे ने जैसे ही फ्रेम को पलट कर देखा था, उसकी सांस जैसे अटक सी गई थी। वो उसकी और उम्मे हानम की तस्वीर थी, वो जिसमें वो दोनों ग्राउंड में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। खूबसूरत और तूफ़ानी मौसम था। वो जिस दिन डोंट टच माय फ़ोन वाला हादसा पेश आया था, वो जिस दिन आरजे दिल से मुस्कुराया था। तुम वो वाहिद लड़की हो उम्मे हानम, जिसके साथ आरजे बैठा हुआ दिल से मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसी चमक कभी आरजे की आंखों में नहीं देखी थी, और ना ही किसी लड़की के चेहरे से फूटती रोशनी। तुम दोनों एक दूसरे के संग बहुत मुकम्मल लग रहे थे।
जब भी मैं इस तस्वीर को देखता हूँ मुझे हमेशा लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुर्तज़ा। तस्वीर के नीचे कैप्शन दिया गया था। यह अल्फाज पढ़ते हुए आरजे का दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। मैंने अच्छा लिखा है ना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। और ये फ़ोटो भी मैंने खींची थी उस रोज़। ये भी अच्छी है ना? और हानम को ये गिफ्ट पसंद आएगा ना? तुम्हें पता है आरजे, वो डिपार्टमेंट में किसी के साथ बैठी इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी उस रोज़ तुम्हारे साथ। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। वो उदासी से कहता चला गया था, जबकि आरजे आंधियों के सत में था। मेहरू और हानम की अक्सा के साथ मुर्तज़ा से भी अच्छी खासी बेतकल्फ़ी हो गई थी। वो उन दोनों को बहुत याद करता था। आरजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तस्वीर का क्या करे। दिल की धड़कन की तेज़ रफ्तारी उसकी समझ से बाहर थी। हानम का बर्थडे है आज। उसका दिल कह रहा था। उसने तस्वीर में मुजस्सिम हानिम को दोबारा देखा था और फिर उसकी नज़र सामने ग्राउंड में रखे बेंच पर पड़ी थी। इस वक्त उसके दिल ने शदीद ख्वाहिश की थी, काश कि वो इस वक्त वहाँ मौजूद होती। ख्याल में नहीं, हकीकत में। लेकिन ख्वाहिशें कब पूरी होती हैं? वो अपने दिल की उदासी नहीं समझ पाया था और बेचैन सा दिल लिए डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया था। रात के 1 बजे के करीब वो घर वापस आया था। गेट पर गार्ड उसे देखकर हैरान हुआ था। साहब आप गए नहीं? गार्ड ने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए पूछा था। आज उससे अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुमाली इलाका जात की सैर करने को जाना था, लेकिन डिपार्टमेंट में उसका दिल इतना खराब हुआ कि पूरे लाहौर में आवारागर्दी करके वो अब घर लौटा था। नहीं। आरजे ने एक लफ्ज़ से जवाब दिया था। गार्ड के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो अपनी उलझन में देख ही नहीं पाया था। गेट बंद करने के बाद गार्ड उसके पीछे पीछे आया था। क्या हुआ? आरजे ने रुक कर पूछा था। कु- कुछ नहीं। गार्ड ने जवाब दिया। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। आरजे सर झटक कर अंदर चला गया था, जबकि गार्ड ने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर मिलाया था। आरजे जैसे ही लाउंज में आया था, उसे घर में एक गैर मामूली सा एहसास हुआ था। लाउंज में सोफे पर कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे। अचानक उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। गार्ड उसके पीछे पीछे लाउंज में दाखिल हुआ था। ये कपड़े किसके पड़े हैं और गुलाम दीन कहाँ है? आरजे ने सख्त लहजे में पूछा था। वो साहब जी। गार्ड की आवाज़ कांप रही थी। अचानक सीढ़ियों के साथ वाले गेस्ट रूम से आवाज़ें आना शुरू हुई थीं। आरजे फौरन कमरे की तरफ बढ़ा था। उसने एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला था। अंदर का मंजर देखकर आरजे के होश उड़ गए थे। कमरे में गार्ड की बीवी और एक अजनबी शख्स नाकाबिले बयान हालत में मौजूद थे। आरजे ने झटके से दरवाज़ा बंद किया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में होता था। उससे खा जाने वाली नज़रों से गार्ड को देखा था, जो अपनी ही बीवी से जिस्म फरोशी करवाता था। माफ़ कर दे साहब, गलती हो गई। गार्ड के चेहरे पर पसीना वासा चमक रहा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। अंदर मौजूद लोगों की हालत भी गार्ड से कम नहीं थी। आरजे नागवारी से एक नज़र गार्ड और कमरे पर डालता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो 10 साल का था जब आयशा जबील यानी उसकी माँ दुनिया से छोड़ गई थी। सालिम समाज की कड़ी धूप में वो उसके लिए एक महफूज बना थी। वो रोया नहीं था। एक भी आंसू उसकी आंख से नहीं टपका था। सैयद जबील अपनी महबूबा बीवी की वफात पर टूट गए थे। हशाम बहुत रोया था। बीजान को यकीन नहीं आया था कि उनकी जान से प्यारी देवरानी दुनिया छोड़ गई थी। उसी रात पूरी हवेली में शोर फैल गया था कि आरजे गायब है। सैयद खानदान के अफराद और मुलाजमीन ने उसे हर जगह ढूंढा था और फिर वो अपनी माँ की कब्र पर बैठा मिला था। ये सिलसिला रुका नहीं था। हर रात यही होने लगा था। थक हार कर जबील खानदान ने उसे अमेरिका उसके ननिहाल भेज दिया था। 2 साल वो वहाँ से वापस आया था और उससे एक रात आयशा जबील की कब्र खुद दे पकड़ा गया था। सैयद जबील ने पहली बार अपने लाडले बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा था। कुछ दिन रहने के बाद उसे दोबारा वापस अमेरिका भेज दिया गया था। 2 साल मजीद अमेरिका रहने के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वजह उसकी हरकतें थीं। स्कूल में उसने एक लड़के का सर फाड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो एक बार फिर पाकिस्तान आ गया था और इस बार सईद जबील ने उसे लाहौर भेज दिया था। ये उनकी अच्छी किस्मत थी या खुद आरजे की कि उसे लाहौर रास आ गया था। वो कमरे में आने के बाद धब से बेड पर बैठ गया था। उसका दिमाग घुमा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी जो नीचे कमरे में उसने देखा वो एक सच था, एक बुरा सच। उसे हैरत हो रही थी कि चेहरे पे दाढ़ी सजाकर 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला गार्ड अपनी ही बीवी से जिस्म फरोशी करवा रहा था। गार्ड की बीवी को उससे पहले देख रखा और आरजे एक बार किसी को देख लेता तो उसका चेहरा कभी नहीं भूलता था। उसे इस वक्त मुसलमानों से इंतहा की नफरत महसूस हो रही थी। आरजे ने बेड पर रखे उस छोटे से शॉपिंग बैग से वो फ़ोटो फ्रेम निकाला
जो उसे मुर्तज़ा ने दिया था। ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, मुनाफिक, पारसाई के लिबास में, इंतहाई गलीज। और खानम भी ऐसी ही थी। उसे तस्वीर में मौजूद हानम का वजूद जहर लग रहा था। गुस्से से उसने उस फोटो फ्रेम को दीवार में दे दे मारा था। छन की आवाज़ से फ्रेम टूटा था और उससे तस्वीर निकल कर दूर जा गिरी थी। वो समझ ही नहीं पाया था कि उसके इर्द गिर्द कितनी गलासत थी। उसके जाने के बाद गार्ड लोगों से पैसे लेकर उन्हें घर में रात गुजारने की इजाज़त देता था, और तो और अपनी ही बीवी से। हर्षी का दिमाग फटने को था। गुलाम दीन भी अक्सर उसके मुल्तान या कहीं और जाने पर अपने गांव चला जाता था। वो उनका खानदानी मुलाजिम था और उस वक्त से इस घर में मौजूद था। जब हशाम अपने मास्टर्स की पढ़ाई के लिए यहाँ रहता था, वो एक वफादार मुलाजिम था और गार्ड का तो उसे आज पता चला था। अगर वो आज घर ना आता तो कभी जान ही ना पाता कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में क्या क्या होता था। और मुझे दुनिया में तुम्हारी रूह से ज़्यादा गलाजत में लिपटी रूह किसी और की नज़र नहीं आई। उम्मे खानम के अल्फाज उसकी समात में गूंजे थे। आरजे ने बेहासा अपने सर को दोनों हाथों से थामा था। आज सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके घर में और इर्द गिर्द कितनी गलासत थी, ये उसे आज पता चला था। और हानम ने ठीक ही तो कहा था कि वो ये गलासत देख चुकी थी, क्योंकि वो खुद भी ऐसी गलासत का हिस्सा रह चुका था। रात 11 बजे का वक्त था जब एला उसे कमरे से निकाल कर लाई थी। क्या बात है एला, सब ठीक है ना? हानम परेशान सी उसके पीछे चल रही थी। डाइनिंग रूम में अंधेरा था। ये अंधेरा क्यों है? हानम ने उलझन सदा लहजे में पूछा था। बताते हैं प्यारी, थोड़ा इंतजार करो। हिला ने प्यार से जवाब दिया था। कुछ पल के बाद अचानक से पूरा घर रोशनियों में नहा गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हानम। माही की आवाज़ से उसे चौंका दिया था। इतना खूबसूरत केक, कैंडल लाइट्स। हानम हैरत से सब देख रही थी। उसे याद भी नहीं था कि आज उसकी सालगिरह थी। जब भी उन तीनों बहन भाइयों में से किसी की सालगिरह होती थी तो सब मिलकर घर में ही केक बनाने की कोशिश करते थे। माजी को याद करके हानम की आंखें नम हुई थीं। वो आज 21 बरस की हो गई थी। खूबसूरत मौक़ों पर रोना नहीं चाहिए, आओ केक काटो। माही उसे बाजू से पकड़कर मेज़ के पास लाई थी, जिसके एक जानिब लैपटॉप खुला रखा था और उसमें आसिया बेगम, हमदान अंकल, जवाद और माहम नजर आ रहे थे। हैप्पी बर्थडे हानो आपी। जवाद ने विश किया था। आनम को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। फरते जज्बात से वो माही के गले लग गई थी। सबने उसे बहुत सी दुआएं दी थीं उसकी आने वाली नई जिंदगी के हवाले से, लेकिन शायद वो जिंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। पिछले 2 दिनों से आरजे तेज बुखार में पनप रहा था। उसके सारे दोस्त 10 दिन के लिए टूर पर गए थे। गुलाम दिन भी गांव गया हुआ था। गार्ड डरता उसके सामने नहीं आता था। रात को उसे सिसकियों की आवाज़ नहीं सोने देती थी और दिन में जिस्मानी तकलीफ। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, बल्कि किचन में रखे ब्रेड ही निकल रहा था, और वो भी कह से ये बाहर निकल रहे थे। आरजे ने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। गार्ड माफ़ी मांगने के लिए डरते डरते अंदर आया था और फिर लॉन्च में उसे बेसुध पड़े देखकर उसकी टांगों तक की जान निकल गई थी। सितंबर 19। ठीक 10 दिन बाद जब आज आरजे का जन्मदिन था, मंटू मराठों से मांगा गया शख्स, ये 10 दिन उससे बेड पर लेटकर गुजारे थे। उसे फूड पॉइजनिंग हो गया था। आज उसके घर में खूब रौनक लगी थी। उसकी सालगिरह की पार्टी जारी थी। हशाम ने सबसे पहले उसे विश किया था। ये 10 दिन वो अपनी जिस्मानी तकलीफ में इतना गुम रहा था कि हानम का ख्याल कहीं उड़न छू सा हो गया था। पता है शामू काका, मुझे ना तुमसे बहुत मोहब्बत है। आरजे ने फ़ोन की स्क्रीन पर नजर आते हशाम से कहा था। उसकी बात सुनकर हशाम का कहका उठ रहा था। अब तक कितनी लड़कियों से ये जुमला बोल चुके हो? हशाम शरारत से पूछ रहा था। कसम ले लो, मोहब्बत किसी से भी नहीं हुई। वो काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहा था। पता है, तुम 22 साल के हो गए हो आरजे, और मैंने सोचा था कि इस उम्र में तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब की बार मुस्कुराने की बारी आरजे की थी। खुद की तो करवा लो। 28 के हो गए हो, मेरी फिक्र खाए जा रही है तुम्हें। मेरी भी हो जाएगी, पहले तुम्हारी करनी है। हशाम बासित था। मैं 28 साल का होने से पहले कर लूंगा शादी, तुम फिक्र ना करो। आरजे ने पूरे यकीन से कहा था। तुम्हें अब दोस्तों के पास जाना चाहिए, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हशाम ने कहा। हाँ जाता हूँ, लेकिन इस वक्त तो सब मगन है। वैसे तुम्हें पता है मुझे तुमसे इतना प्यार क्यों है? आरजे आज बच्चों की तरह बातें कर रहा था। क्यों? हशाम ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि शामू काका, तुम्हारा नाम हे से शुरू होकर मीम पर खत्म होता है, हशाम। और मुझे ऐसे नामों से इश्क है। आरजे सरशार सा बता रहा था। हे से शुरू होकर
मीम पर ख़त्म होने वाला नाम हानम। हशाम ने ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। हशाम के लबों की हरकत से आरजे जान चुका था कि उससे किसका नाम लिया था। हानम। आरजे के चेहरे का रंग फूक हुआ था। उसका सांस जैसे अटक सा गया था। वो उसे कब भूला था? वो तो उसे याद थी, हमेशा की तरह। वक्त का सबसे अच्छा काम गुजरना होता है। ये जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त थोड़ा सा और आगे सिरका और लाहौर में एक बार फिर ठंड ने अपने पर फैलाए थे। आरजे का अपने दोस्तों से दिल उठने लगा था। क्यों? ये वो खुद भी नहीं जानता था। वो हानम का ख्याल अपने ज़हन से निकाल देता था, लेकिन फिर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता था जो उसे वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता था। जैसे साल पहले डिपार्टमेंट के लॉन में जो हुआ था। कभी कभी वो उससे गहरी नफरत महसूस करता था और कभी कभी उसकी नम आंखें, जिनसे उससे आखिरी बार आरजे को देखा और जिनमें जाने क्या था, वो उसे बेचैन किए रखती थी। हर चीज़ को अपने दिमाग से निकालने के लिए उससे पहली बार किसी म्यूज़िक बैंड को ज्वाइन किया था। रिदम बैंड। उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। लोग आरजे के दीवाने थे। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक बार फिर से मदाहों के सवालात से भरने लगा था। हेलो आरजे, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन आपका म्यूज़िक और आपकी आवाज़ दोनों मुझ में जीने की एक आस भर देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम मायूस होते हैं तो मरना क्यों चाहते हैं? उस लड़के के सवाल ने एक पल के लिए आरजे को साकित किया था। अच्छा सुनो, एक सवाल का जवाब तो दो, हम मरते क्यों हैं? वक्त ने तकदीर के पन्ने तेजी से पलटे थे और वो साल पहले गाड़ी में बैठी उस शाम में पहुंच गया था जब वो हानम को हॉस्टल छोड़ने गया था। उसके सवाल करने पर वो खामोश रही थी। बताओ ना। तुम जी क्यों रहे हो? हानम ने चेहरा उसकी जाने मोड़ते हुए निहायत सपाट लहजे में पूछा था। वो इसलिए कि आरजे एक पल को रुका था। कि? हानम ने पूछा था, लेकिन आरजे से कोई जवाब नहीं बन पाया था। पहले ये तो जान लो कि तुम जी क्यों रहे हो। तुम्हारे जिंदा होने की वजह क्या है? मौत पर बाद में आ जाना आरजे। वो सख्त से लहजे में कहती चेहरा दोबारा अपनी जाने वाले शीशे की तरफ मुड़ चुकी थी। आरजे एक पल के लिए उसकी हादसा दिमागी पर दंग रह गया था। चलो ये तो बता दो, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तुम्हारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? हाथ तौर पर मैं कहाँ जाऊँगा? वो उसे सिच कर रहा था। मुझे नहीं पता, अनम ने टोक टोक जवाब दिया था। कमाल है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें? ये तो गजब हो गया। आरजे ने हैरत से ऐसे आंखें फैलाई थी जैसे पता नहीं आनम ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम पैदा होने से पहले कहाँ थे? वो एक बार फिर नागवारी से पूछ रही थी। आरजे की हंसी को एकदम ब्रेक सी लगी थी। वो खामोश हो गया था। वो लड़की उसे उसके सवालों में उलझाती थी। मैं नहीं जानता। वो साफ गोई से बोला था, जब तुम यही नहीं जानते कि पैदा होने से पहले कहाँ थे, तो मैं कैसे बताऊं कि तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे? आनम का लहजा काटदार था। हम्म, ठीक कहा तुमने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो जैसे उसकी बात से घायल नजर आ रहा था। अच्छा अपना बताओ, तुम कहाँ जाओगी मरने के बाद? ये तो तय था कि वो उसे हॉस्टल तक छोड़ने के बदले में उसे काफ़ी भारी सजाएं दे रहा था। इंशाल्लाह जन्नत में, आनम ने पुरतमादी से जवाब दिया था। इस बार चौंकने की बारी आरजे की थी। उसका आनम के जवाब पर कहका उभरा था। वाह भाई, इतना यकीन! खुद जन्नत में जाओगी और मुझे क्या जहन्नुम में भेजने का इरादा है? हाँ। आनम के बरजस्सा जवाब पर वो काफ़ी देर तक हंसता रहा था। उफ उफ, इतनी पक्की दुश्मनी। वैसे एक बात याद रखना, तुम जन्नत में जाओगी तो मैं भी जन्नत में तुम्हारे पीछे ही आऊँगा। आखिर एक तुम ही तो मेरे सवालात को समझते हुए लॉजिक से मुझे कायल करने की कोशिश करती हो। अब जहन्नुम में तो मुझे तुम्हारे जैसा मिलेगा नहीं, तो जन्नत में जाना पड़ेगा ना मुझे। वो मासूमियत से कह रहा था। आनम खामोश रही थी। वैसे 5 फीट 4 इंच मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज चलता है। अपने कद पर किए गए कमेंट पर आनम ने खा जाने वाली नसों से उसे घूरा था और उसका यूं घूरना आरजे को कहके लगाने पर मजबूर करता था। एक जानदार सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। वो मासी से एकदम हाल में वापस आया था। आनम नहीं थी। वो जा चुकी थी, उसकी दुनिया से बहुत दूर। एक पल के लिए आरजे का दिल उसे देखने को तड़पा था। मुस्कुराहट कहीं गायब हुई थी और उसकी जगह चेहरे पर ना जाने अजियत सी क्यों फैल गई थी। उससे कुछ सोचते हुए अपने सामने रखे लैपटॉप पर सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के बाद उसका नाम लिखकर सर्च किया था। वो खुद नहीं जानता था वो ये क्यों कर रहा था। उम्मे हानम। उसकी प्रोफाइल आरजे के सामने थी। तकरीबन 10 माह पहले की अपडेट थी। पिछले 10 माह से उसका अकाउंट बंद पड़ा था। आरजे के अंदर कुछ हो रहा था,
एक बेचैनी सी उसके अंदर फैल गई थी। जिस दिन हर ज़ीरो को ज़िंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा ना, मेरी दुआ है कि हमारा उसमें भी सामना ना हो। वो अपनी बात में सच्ची साबित हुई थी। तकरीबन 1 साल से आरजे ने उसे नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो दुआ करके गई थी या आरजे को बद्दुआ देकर गई थी। तुम जिस तरह चाहो ज़िंदगी बसर करो, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डालूँगी। मगर मैं सिर्फ़ एक बात चाहती हूँ, ज़रा अच्छी तरह ख़्याल रखना कि किन लोगों से बात करनी है, किन से नहीं। हमेशा लोगों से डरते रहना, वो एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं। उनकी ज़िंदगी लालच और हसद में गुज़रती है। वो एक-दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाकर खुश होते हैं। एक बार तुम उन्हें उनकी असली शक्ल दिखा दो, उन पर इल्ज़ाम लगा दो, फिर देखो वो तुमसे कितनी नफ़रत करने लगेंगे और तुम्हें ख़त्म करने पर तुल जाएँगे। वो जब हॉस्टल छोड़कर गई थी तो मैक्सिम गोर की किताब माँ पढ़ रही थी और उसने अपनी पसंदीदा जुमलों को पोस्ट किया था। आरजे को महसूस हुआ था जैसे ही उसे ही सुनाया गया था। आनंद ने उसकी ज़ात पर बात करने की हिम्मत की थी और बदले में आरजे ने उसका मुंह बंद कर दिया था हमेशा के लिए। ये चंद जुमले सत्तर सत्तर सच्चाई लिए हुए थे। उसकी बेचैनी में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। वो कुछ सोचकर अपनी नर्म और मुलायम बेड से नीचे उतरा था। अब उसका इरादा मिकी से बात करने का था। हेलो मिकी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ हो तुम? अपना एड्रेस मुझे दो। आरजे ने मिकी को फ़ोन किया था। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता और मैं लाहौर या मुल्तान में नहीं हूँ। मिकी ने सख्ती से जवाब दिया था। लेकिन मुझे तुमसे मिलना है लाज़मी। मैं जानता हूँ तुम इस्लामाबाद में हो। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अपना एड्रेस दो। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। मिकी बाज़िद था। कहा ना, मुझे तुमसे मिलना है। यू इडियट, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो गाड़ी चिल्लाते हुए इतने ज़ोर से चिल्लाया था कि दूसरी तरफ मौजूद मिकी डर गया था। आज काफ़ी दिनों बाद उसे हलाको खान की औलाद आरजे की झलक नजर आई थी। मुझे हानम के मुतालिक बात करनी है। आरजे ने खुद पर काबू पाते हुए कहा था। मिकी उसकी बात सुनकर चौंका था और फिर कुछ देर बाद उसने आरजे को एड्रेस बता दिया था।